स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन में नाटकों में हम देख रहे हैं जो एग्ज़ाम होने वाला है उस परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण पात्र है, जो भी इम्पोर्टेंट है वह हम देख रहे हैं इस री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वैसे हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति नाटक भी देखे हैं, पढ़ाए हुए हैं इसी चैनल पर। आज हम देखेंगे मोहन राकेश के नाटक। मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से प्रारंभ करेंगे। इसके आगे जितना हो सके उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यह सब कुछ निःशुल्क है, इसके लिए कोई आपको शुल्क देना नहीं है। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आधे अधूरे का जो प्रकाशन है आधे अधूरे नाटक का, यह 1969 है। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। यानी आधे अधूरी नाटक सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और धर्मयुग यह पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी। सर्वप्रथम धर्मयुग पत्रिका में आधे अधूरे नाटक प्रकाशित हुआ था और वह धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका थी, याद रखिए। प्रथम मंचन यानी इसका जो प्रथम मंचन है वह ओमपुरी के निर्देशन में दिशांत द्वारा दिल्ली में हुआ था। निर्देशन ओमपुरी शिवपुरी का मंतव्य, यानी यहाँ पर निर्देशक कौन है? तो ओम शिवपुरी है। ओम शिवपुरी है और इसका वक्तव्य यानी ओम शिवपुरी का वक्तव्य आधे अधूरी के संबंध में, आधे अधूरे नाटक के संबंध में है। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के अलगाव और तनाव का दस्तावेज है। दूसरा है, यह नाट्यकृति और पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। यह शिवपुरी के कथन है, याद रखिए। यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की विभिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का निदर्शन है। अभी इस नाटक का कथासार देखेंगे हम सारांश में, और जल्दी हो जितना हो सके उतना आज हम नाटक समाप्त करने का प्रयास करेंगे। यह नाटक दो भागों में है, पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में विभक्त है। आधे अधूरे एक आधुनिक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। महेंद्रनाथ बेरोजगार है। उसकी पत्नी सावित्री, जो स्त्री एक के रूप में है, नौकरी से घर चलाती है। वह अपने पति को असफल और अपूर्ण मानती है। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में वह जगमोहन, सिंघानिया, जुनेजा तथा मनोज से मिलती है। यानी वह एक पूर्ण व्यक्ति के तलाश में, पूर्ण मनुष्य के तलाश में वह जगमोहन से मिलती है, सिंघानिया से मिलती है, जुनेजा से मिलती है और मनोज से मिलती है। मनोज जो बाद में सावित्री की बड़ी लड़की के साथ शादी करता है, परंतु अंततः उसकी तलाश अपूर्ण ही रह जाती है। महेंद्रनाथ अपनी महेंद्रनाथ अपनी बेकारी से उपजी अशक्तता से क्षुब्ध है। पति पत्नी के मध्य यह तनाव बच्चों में बिन्नी बड़ी लड़की, छोटी लड़की का नाम किन्नी है और अशोक जो है 21 साल का लड़का है। इसकी बिन्नी की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और किन्नी जो है वह 12-13 वर्ष की है। पात्रों में काले सूट वाला आदमी, यानी पात्रों में का जो पोशाक है वह काले सूट वाला आदमी है, जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में है। यानी काले सूट वाला है, पोशाक एक ही रखा है, जो मंच पर मंच की दृष्टि से ये पोशाक रखा होगा। तो जिस पर पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 यह भूमिकाओं में है, उन सभी का पोशाक काले सूट वाला ही है। पुरुष 1 के रूप में वेशांतर। अभी पुरुष 1 यानी जो महेंद्रनाथ का पोशाक क्या है? तो पतलून और कमीज है, महेंद्रनाथ है।
सावित्री स्त्री का पति यानी पुरुष है कौन है? सावित्री का पति है। 22 साल का दाम्पत्य जीवन, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए, यानी वह सावित्री और महेंद्रनाथ के विवाह को कितने 22 साल हो चुके हैं। 22 साल में 2 बिन्नी, किन्नी और अशोक, यह 3 इनके संतानें हैं। परिवार में अपने आप को बॉस की तरह पाता है। अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा है, क्योंकि वह बेरोजगार है, कोई काम नहीं, तो केवल वह एक रबड़ स्टैम्प की तरह यहाँ पर है। महेंद्रनाथ का परिवार दिल्ली में रहता है, यानी ये दिल्ली दिल्ली का परिवेश है, याद रखिए। अन्य पुरुषों से पत्नी के संबंध को लेकर असहज है। पुरुष दो के रूप में, यहाँ पे पुरुष दो के रूप में कौन है? तो पुरुष दो का जो है वह पतलून और बंद गले का कोट है। पुरुष दो का पोशाक, यह पुरुष दो का नाम है सिंघानिया। सावित्री का बॉस है, जो अशोक को समझाने के लिए घर भी आता है, लेकिन अशोक उसकी मजाक उड़ाता है। इससे सावित्री अपने लड़के की नौकरी की सिफारिश करती है, असंबद्ध बातें करता है, अपने आप से संतुष्ट फिर भी अशंकित है। पुरुष 3 के रूप में, पुरुष 3 का पोशाक जो है वो पतलून और टी शर्ट है, और पुरुष 3 जगमोहन है। सावित्री का पुराना मित्र है या कौन? जगमोहन। वर्तमान में पुनः दिल्ली ट्रांसफर करके आया है। सावित्री सावित्री अंत में जगमोहन के साथ जाना चाहती है, परंतु असफल। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में है। पुरुष 4 के रूप में, पतलून के साथ पुरानी काठ का लंबा कोट है, यानी पुरुष 4 का पोशाक जो है वह पतलून और पुरानी काठ का लंबा कोट है। और पुरुष 4 का नाम है जुनेजा। महेंद्रनाथ का मित्र तथा पुराना बिजनेस पार्टनर है जुनेजा। नाराज व्यथित होकर महेंद्रनाथ जुनेजा के घर जाता है, सावित्री से महेंद्र को मुक्त कराने का आग्रह करता है। स्वभाव में अकड़ियापन है, किसके? जुनेजा का। स्त्री पात्रों में स्त्री एक जो सावित्री है, सावित्री की उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास है। सावित्री है केंद्रीय पात्र है। सावित्री पुरुष एक की पत्नी यानी महेंद्रनाथ की पत्नी है। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश करती है। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों तथा सदस्यों की लापरवाही से तंग है। खीज और तनाव से ग्रस्त है। बड़ी लड़की, अभी बड़ी लड़की का नाम जो है वह है बिन्नी। बड़ी लड़की की उम्र 20 वर्ष से ऊपर नहीं है, यानी लगभग 20 वर्ष ही है बड़ी लड़की की उम्र, मैंने पहले ही बता दिया। सावित्री के दोस्त मनोज के साथ भागकर शादी करती है बड़ी लड़की बिन्नी। भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन है। कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन है। पूरा पूरा व्यक्तित्व में एक बिखराव है। अब घर में बेगाना महसूस करती है। छोटी लड़की की उम्र 12-13 साल के बीच में है, और छोटी लड़की का नाम किन्नी है। भाव शोर चार चाल, हर चीज़ में वह विद्रोही है, और स्कूल की विद्यार्थी है, छात्रा है। लड़का, अभी लड़के का नाम अशोक है, और आशिक की उम्र 21 वर्ष है। यह बीएससी की पढ़ाई अधूरी छोड़ी है। एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी है इसने। आ, चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती है खास तरह की कड़वाहट है। अभी यहाँ पर प्रमुख कथन देखेंगे हम। पूर्वार्ध में, नाटक के पूर्वार्ध में कौन कौन से कथन है वह देखेंगे। आदमी जो जबान दे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए, यह पुरुष एक बड़ी लड़की से यानी महेंद्रनाथ बिन्नी से कहता है। कि 2 आदमी जितना ज़्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करे। यह बड़ी लड़की स्त्री से यानी वह बिन्नी जो है अपनी माँ सावित्री से कहती है। अगला कथन है, पर कौन सी अड़चन उसके हाथ से छलक गई, चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देरी। ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती, मगर अड़चन बन जाती है। एक गुज एक गुबार है।
हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतज़ार करती हूँ, जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकल लूँ। और आखिर यह बड़ी लड़की स्त्री से कहती है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। यह बड़ी लड़की स्त्री से यानी जो बिन्नी जो है अपनी माँ सावित्री से कहती है। अगला कथन देखते हैं। क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कैसे बताऊं, क्या लगता है वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है, उससे उससे मुझे अपने से एक अजनबी सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है मन करता है आसपास की हर चीज़ को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे 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 उसके उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इसे इन्हें इन्हें अ, इन्हें काट-छाँट कर आऊँ। वह मेरी नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कि कहीं भी कोई भी छोटी-मोटी नौकरी कर लूँ। कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वह अंदर से तिलमिला उठे, पर एक पर कर कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर ये बड़ी लड़की ही स्त्री से कहती है, यानी बिन्नी ही अपने माँ से कहती है। अगला कथन है, कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है, जब तक कि हम जब तक कि हम नए सिरे से उसी खोह में नहीं पहुँच पहुँच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि यह बड़ी लड़की स्त्री से यानी बिन्नी अपनी माँ सावित्री से ही कह रही है। मेरा अपना घर है। हाँ, अगला कथन है, मेरा अपना घर है। हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोने की कोशिश कर देखूँ कि क्या चीज़ है वह इस घर में जिसे लेकर बार-बार मुझे हीन आ जाता है लगभग टूटते स्वर में। तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज़ है वह, और कहाँ है वह इस घर के खिड़कियों, दरवाज़ों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, गिन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज़। वह कहता है इस घर से आपने अंदर लेकर आई हुई। यह बड़ी लड़की स्त्री से ही कहती है। अगला कथन है, किसे सुना सकता हूँ, कोई है जो सुन सकता है। जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबर स्टैम्प के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर इस स्टैम्प का ठप्पा लगाते यह पुरुष एक स्त्री से यानी महेंद्रनाथ और सावित्री से कहता है। अगला कथन है यहाँ पर, अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। यानी वो महेंद्रनाथ कहता है अपनी सावित्री से, अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। इन सब की जिंदगानियाँ चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ, क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ। घर घुसा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। यह पुरुष एक स्त्री से कहता है, यानी महेंद्रनाथ अपनी पत्नी से सावित्री से कहता है। अगला है, सचमुच महसूस करता हूँ, मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ। सचमुच महसूस करता हूँ, मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ, जिसके अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। बाहर के दरवाजे की तरफ चलता पर अब पेट भर गया है, मेरा हमेशा के लिए पर भर गया है। दरवाजे के पास रुककर और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए रखता हूँ यहाँ। यह पुरुष एक यानी महेंद्रनाथ ही सावित्री से कहता है। अगला कथन देखते हैं, बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में। यह अशोक या लड़का जो है, लड़के का नाम अशोक है, और अशोक अपनी माँ सावित्री से कहता है। अगला कथन यहाँ पर है, आज तक जिस आज आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने, किसी वजह से बुलाया है, उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल
बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उनकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया। यह अशोक अपनी माँ से कहता है। यह पूछा हुआ सवाल है। यहाँ से कहाँ से पूछा था ये देखिए। ये जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया। यह अशोक अपनी माँ से कहता है। याद रखिए, पूछा हुआ यह कथन था। अगला देखते हैं। इसलिए कि किसी तरह घर का कुछ बच सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रहना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर मैं अकेले अपने दम पर इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती। और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज़ का, तो अकेली मैं ही क्यों अपने ही रहूं रात दिन। मैं भी क्यों न सुखरूप होकर बैठी रहूं अपनी जगह। आपसे तो तुमसे कोई छोटा नहीं होगा। यह स्त्री लड़के से यानी अशोक से कहती है। अगला कथन है, महसूस करना ही महसूस नहीं होता। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। महसूस करना ही महसूस नहीं होता है। महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब तो पहला मौका मिलते ही घर से चल गई यह लड़का बड़ी लड़की। यानी वह कहता है, लाशों का अपनी बड़ी बहन बिन्नी से कह रहा है, जो 20 वर्ष की है। ठीक है, उस चीज़ को जानकर भी न जानना ही बेहतर है शायद। पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी अपने आप को कैसे दे। यह लड़का बड़ी लड़की यानी अशोक बिन्नी से कहता है। ये उत्तरार्ध पूर्वार्ध का देखा। अब उत्तरार्ध में क्या क्या है ये देखेंगे। उत्तरार्ध में इतना साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़ियाघर में एक पिंजरे में रहती हूँ। यहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए घुसल खाने में कमोड पर ले जाकर सिहर कर। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सब को देखता जानता तो यह कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ही ये लोग क्यों नहीं बहुत पहले नष्ट हो गए। तो यह बड़ी लड़की पुरुष चार से कहती है, यानी सुनीता से कहती है। बिल्कुल मानता हूँ। अगला कथन है, बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्रनाथ खुद हैं। अगर ऐसा न होता तो आज सुबह से ही रि, रि, रिरियाकर मुझसे न कहता रहा होता कि जैसे भी हो मैं इससे बात करके इसे समझाऊंगा। मैं इस वक्त यहाँ न आया होता तो पता क्या होता है। यह पुरुषचार बड़ी लड़की से यानी जुनेजा ही बड़ी लड़की से कहता है। कहाँ गया? ये मल्लिका ये तो हो गया।
हम यहाँ के कथन देख रहे थे, इसमें पूर्वार्ध हुआ था और उत्तरार्ध प्रारंभ है। तो उत्तरार्ध में भी यह हो गया था और यहाँ हम जा रहे थे। यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक माध्य अपनी एक शस्कियत हो। तो यह स्त्री पुरुष से कहती है, यानी जो सावित्री है वह पुरुष चार जुनेजा से कहती है। अगला कथन है, खड़ी होती मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरत? अपने अंदर के किसी उसकी एक अधूरापन कह लीजिए उसे, उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है। किन्हीं दूसरे को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की ही एक चीज़ है। वहाँ जो कुछ वे दूसरों के जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह वे सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उतना उसका इस्तेमाल हो सकता है, यह स्त्री पुरुष चाल से कहती है। अगला कथन है, मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर बार पत्नी है। यह बात महेंद्र को कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या किया, आप लोगों की नज़र में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं। महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर आप पहले की तरह खिलखिलाता नहीं। महेंद्र अब वह पहले वाला महेंद्र नहीं रहा नहीं गया, और महेंद्र की जी जान से कोशिश थी कि वह वही बना रहे। किसी तरह कोई न कह सके कि जिससे वह आप पहले वाला महेंद्र रह नहीं गया। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवार से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीबी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है जिंदगी में, और उसका ही नहीं उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज़ नहीं है। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्काना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, वह घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल 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 चलेगी, उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ। मानेगा वह सबकी नहीं जो मैं कहता हूँ। यह स्त्री पुरुष चाल से कहती है, यानी सावित्री उससे कहती है पुरुष चाल से। महेंद्र को तुम तब भी वही आदमी नहीं समझती थी, उसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। यह पुरुष चाल स्त्री से यानी वह सावित्री से कहता है। अगला कथन है यहाँ पर, पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकचौंधा रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल चीज़ वही कि वह जो भी था और ही कुछ था, महेंद्र नहीं था।
पर जल्दी ही तुमने पहचानना शुरू किया कि वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टिप टॉप रहने की आदत और खर्चे की दरिया मिली। पर तीर की असली नोक नोक फिर उसी जगह पर कि उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का था, महेंद्र का सा नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की शक्ति को, सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ से, वरना यह पुरुष चार स्त्री से कहता है। अगला कथन है यहाँ पर, असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी ज़िंदगी में, तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई सिंघानिया या कोई जगमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वह उतना कुछ भी तुम्हें किसी एक जगह न मिल पाता। इसलिए जिस किसी के जिस किसी के साथ जिंदगी शुरू करती शुरू करती तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती। वह आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पटकता और कपड़े फाड़कर नजर आता है, और तुम यह पुरुषार यानी सावित्री को समझा रहा है। देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता रह गया कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर सताता गया है, जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामती रही हो, कभी बाहर का, और कि वह डर एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। यह पुरुष चार स्त्री से, यानी वह इसको समझा रहा है सावित्री को। अगले कथन है, मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में। यानी फिर वह सोचती है सावित्री कि मनोज ही एक ऐसा इंसान है जो संपूर्णतः पूर्ण है, तो उसके पाने की कोशिश में आखिरी कोशिश करने लगी। पर तुम एकदम बौरा गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात घर से, यानी वह रातों रात बड़ी लड़की जो बिन्नी के साथ जाता है। यह पुरुष चार सावित्री से कहता है, मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाज़ा लगा सकती हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो मैं भी तुमसे यही सब कहा होता। वह कल परसों फिर फ़ोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम वहाँ तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई, और आते ही तुमने बच्चों को पीट दिया। जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी, लौटने तक का कुल हासिल, उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना। और यह पुरुष चार्ल्स सावित्री से कह रहा है। इसका अगला कथन है, इसलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया है तुमने कि सब कुछ होने पर भी उसके लिए ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा क्या इसलिए नहीं किया तुमने कि ज़िंदगी में और कुछ हासिल न हो तो कम से कम यह नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहे। यह पुरुष चार स्त्री से, यानी पुरुष चार ही सावित्री से कह रहा है। तो ठीक है, वह नहीं आएगा, वह कमज़ोर है, मगर इतना कमज़ोर नहीं है तुमसे जुड़ा हुआ है, मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूँगा
कि वह आँख खोलकर देख सके, यह पुरुषार्थ स्त्री से कहता है। आषाढ़ का एक दिन यह नाटक हमने देखा, शायद देखा है यह नाटक हमने। इसके आगे का देखेंगे, आषाढ़ का दिन उस दिन कल ही नहीं परसों देखा है हमने। अभी यहाँ पर हबीब तनवीर का जो नाटक है वह देखेंगे। हबीब तनवीर का जो आगरा बाजार नाटक है, यह 1954 में प्रकाशित नाटक है। हबीब तनवीर का कौन सा नाटक? आगरा बाजार। यह नाटक अपनी व्यंग्य शैली तथा संगीतबद्धता के लिए हिंदी नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय, यानी यह व्यंग्य शैली में लिखा हुआ नाटक है। अब इस नाटक की पृष्ठभूमि देखेंगे, कितनी ही छोटी होंगी तो देखेंगे, नहीं तो पात्र की तरफ बढ़ेंगे। कथा सारी देखेंगे, पात्र नहीं देखेंगे, इसको पृष्ठभूमि नहीं देखेंगे। यह नाटक 2 अंकों में विभाजित, यानी आगरा बाजार नाटक 2 अंकों में है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य है। इसके अतिरिक्त आरंभ में एक भूमिका दृश्य भी है। अभी अंक एक में क्या है? तीन डाकूनुमा खूंखार व्यक्ति, यानी अंक एक में जो है वह 3 डाकूनुमा चोर है, खूंखार व्यक्ति है। इसमें दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर सिपाही के साथ मिलकर विपत्ति की बकरी हड़प कर उसे गांधी जी की बकरी घोषित कर देते हैं। विरोध करने पर विपत्ति, नहीं यहाँ पर गलत हुआ शायद, बनाते समय गलत हुआ। ये यहाँ पर आगरा बाजार नाटक है और फिर यहाँ से ये तो बकरी नाटक का है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। ये बकरी नाटक का ही है, तो वहाँ पर वो तस्वीर गलत निकल वो। खैर छोड़ो, ये बकरी नाटक का है और बकरी नाटक का ही हम देखेंगे। आगरा बाजार नाटक हम बाद में ही देखेंगे। यह बकरी नाटक के सब कथन है और आगरा बाजार का इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर यह बकरी नाटक के कथन है, बकरी नाटक का ही ये है सब कुछ, उदाहरण वो कथा वस्तु बकरी नाटक की। यह बकरी नाटक जो नाटक है, यह बकरी नाटक, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, जो 1974 में प्रकाशित नाटक है। यह नाटक देखते हैं, इस नाटक के जो महत्वपूर्ण कथन नहीं सार है, वह कथा सार देखेंगे। यह नाटक 2 अंकों का है, यानी बकरी नाटक 2 अंकों का है, 2 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक में 3-3 अंक है, यानी प्रत्येक 2 अंक और 6 दृश्यों में यह नाटक 2 अंक और 6 दृश्य है बकरी नाटक में। अंक 1 में डाकूनुमा खूंखार व्यक्ति है। इसमें दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर सिपाही के साथ मिलकर विपत्ति की बकरी हड़प कर उसे गांधी जी की बकरी घोषित कर देते हैं, यानी वो बकरी चुराते हैं विपत्ति की और उसको गांधी जी की बकरी है बोल के घोषित कर देते हैं। विरोध करने पर विपत्ति को जेल भेज दिया जाता है, यानी वह कहता है कि विपत्ति कहता है कि मेरी बकरी है, मेरी बकरी है, तो उसको झूठा साबित करके जेल भेज दिया जाता है। ग्रामीण जनता धर्म अंधता तथा अंधविश्वास में पकड़कर बकरी के नाम पर शोषित होती है। एक पढ़े लिखे युवक द्वारा समझाए जाने पर भी जनता अपने नीतिवाद तथा धर्म भीरुता से नहीं नहीं उबर पाती। दूसरे अंक में क्या है देखते हैं। दूसरे अंक में गांधी जी की बकरी दूसरे अंक में गांधी की बकरी शह पीकर लुटेरे अब नेता हो चुके हैं। कर्मवीर बकरी के नाम पर चुनाव जीत जाता है, यानी कर्मवीर जो है वह बकरी के नाम पर चुनाव जीत जाता है, याद रखिए। नवयुवक गांव वालों को यह चालबाजी समझाता है कि परंतु उसे भी नक्सली और राजद्रोही कहकर जेल में डाल दिया जाता है, यानी वह नवयुवक है वह गाँव वालों को समझाता है कि कर्मवीर जो है वह झूठा है, वह बकरी के नाम पर जीत कर आया है, ऐसा वह गाँव वालों को समझाता है। तभी जो है वह कर्मवीर या राजकीय जो है वह उसको नक्सली कहकर, राजद्रोही कह के वह जेल भेज दिया जाता है। चुनाव जाने के बाद बकरी काट कर भोज का आयोजन होता है, यानी चुनाव हो जाने के बाद वही बकरी काट कर, जिस बकरी के बल पर कर्मवीर जीत कर आया था वोटों से, उसी बकरी को काट कर चुनाव के बाद आयोजन समारोह किया जाता है, पार्टी की जाती है। जेल से छूटकर आई विपत्ति यह सूचना गांव वालों को देती है। युवक पुनः गांव वालों को आंदोलित करता है, यानी फिर वह गांव वालों को युवक जो है समझाता है। इस बार वे जागरूक होते हैं, सभी जस्त की महफिल में पहुंचते हैं।
अंततः युवक इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोषण करता है तथा उन डाकुओं को बांध लेने का आह्वान करता है। सभी मिलकर उन्हें बांध लेते हैं। इस तरह इस नाटक में भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। अभी इस नाटक के पात्र देखते हैं। इस नाटक के पात्रों में नट है, नटी है, भिश्ती है, दुर्जन सिंह है, कर्मवीर है, सत्यवीर है, सिपाही है, विपत्ति है, विपत्ति जो बकरी वाला, और वह बकरी चुराने वाले कौन है? दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर। युवक जो गाँव वालों को समझाने वाला, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण, यह पात्र है। इस नाटक में दो हाथ यानी इस नाटक में दो हाथ, चौबोला, बहरे, तबील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया। यानी इस नाटक में, बकरी नाटक में कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है? दोहों का प्रयोग हुआ है, चबोला नामक छंद का प्रयोग हुआ है, बहरे का प्रयोग है, तबील का प्रयोग है और कहरवा, ये इन छंदों का भी प्रयोग हुआ है। बाढ़ के दुष बाढ़ के दुष्यांकन के लिए कल्पना दृश्य का विधान है। अंतिम दृश्य में नेहरू और गांधी की वेशभूषा वाले पात्र है। अंतिम दृश्य में अभी यहाँ पर आगे देखते हैं। अभी इस नाटक के प्रमुख उदाहरण क्या है? तो नट कहता है यहाँ पर भूमिका से नट जो है कहता है, 5 देव सम 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिसके कारण हो गया देश आज परदेश। यहाँ पर इस जो ये पंक्तियाँ जो है, ये पंक्तियाँ आप 18 जून को जो पेपर हुआ था उसी में पूछे थे। फिर वंदना में जो नट कहता है, हे संकट मोचू बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचू न उसका मुंह नोचू, हे संकट मोचू। यह पूछी गई पंक्तियाँ थी। अभी हाल ही में 18 जून में जो पेपर हुआ था नेट का, उसमें पूछा था। यह वंदना में नट गाता है। मुगल गीत क्या है? जो जो मेरी तेरी ना पटनी, लोकतंत्र की ले पतुरिया, भाग गई जटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, सिंहा तेरी अहिंसा मेरी रस्सी है बटनी। यह मुगल गीत है। अभी पहले अंक में क्या है देखते हैं। पहले अंक में है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी, जा जाके सींच जाएगी हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। यानी जो बकरी की खाल है, उस बकरी की खाल से मशक बनकर पानी भरने के लिए काम आती है। यह भिश्ती कहता है। अगला है देखो, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत जो बख्श करके भी खुद नर्क रहेगी, चुटकी में दूसरों के उसका आप रहेगा, कल कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। यह भी भिश्ती कहता है। यानी कल बकरी का खून बहाया था उसी खाल के अंदर से, और आज उसी खाल के अंदर से पानी बहेगा। अगला है, दुर्जन का कथन है, डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। यह दुर्जन सिंह गाता है। अगला है, तेरा दिमाग फिर गया है, तू तू इसी को मालूम बकरी समझती है, यह गांधी महात्मा की बकरी है, यह यहाँ से दफा हो, वरना इस बकरी को बिना बिना खाना पीना किए कमज़ोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है, जानती है तू? यह सिपाही औरत से कहता है। भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। यानी यह दुर्जन सिंह कहता है वोट पाने के लिए कि भाइयों, हमारा यह सौभाग्य है कि हमें गांधी की बकरी मिल गई है। कुछ कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है। हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया है, आपको आज़ादी दी, आपको आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी बहुत कुछ देने को मुंतज़िर है, पर आप लोग भूल गए हैं क्योंकि आप देना भूल गए। यह दुर्जन सिंह जनता से पैसे उलुबाड़ने के लिए कह रहा है।
जितना आप इसे इसे देंगे उतना ही यह आपको देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास न हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हो तो ज़बान कहाँ से मिलेगा? पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान है, यानी पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान है। यह कर्मवीर कहता है। अगला कथन है जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, यानी जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना चाहती है, आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। यानी वो कोई मंदिर जाता है तो फूल लेकर जाते हो तो भगवान भी कुछ देते, खाली हाथ जाते हो तो कुछ भी नहीं देता। यह सत्यवीर कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। अगला कथन है, यह बकरी सबकी है इसलिए कि यह बकरी सबकी है इसलिए कि नहीं है इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। यह दुर्जन सिंह कहता है। अगला कथन है, जो इतिहास को झुटलाता है वह सम जो इतिहास को झुटलाता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। यह कर्मवीर का कथन है। औरत कबीरदास कह गए है औरत कहती औरत कबीरदास कह गए, ये सत्यवीर कह रहा है। औरत कबीरदास कह गए है, ई जग अंधा मैं के ही समझाऊं। बोल तूने इससे क्या सीखा? सत्यवीर औरत से कह रहा है, महिला से। गरीबी हंसता है, गरीबी हंसता है, इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्ट की होती है। मैं जानती हूँ मैं मैं जानता हूँ मैं जानती है औरत गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। यह सत्यवीर औरत से कह रहा है। अगला कथन है, गांधी जी का आप लोग समझदार है, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि देवता का मान कैसा करना चाहिए। गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप बताइए, देवी का मान होना चाहिए या नहीं? यह दुर्जन ग्रामीणों से कहता है। और दूसरे अंक में क्या है देखते हैं। बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज़्यादा पापी होता है। यह बिल्कुल सही है। झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला जो है वह पापी होता है। यह युवक ग्रामीण जन से कहता है। यानी युवक जो है यहाँ पर एक सुशिक्षित है और वो लोगों को सही राह दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन उसको ही देशद्रोही कहकर, राष्ट्रद्रोही कहकर निकाल दिया, जेल भेजा जाता है। इ- इस किताब चियन के बीच बैठते हो, कानून बुक लगायो, पाप पुण्य तोह से ढेर हम जानित है। उनके साथ जाई, हमारा सच हमारे साथ, हम 50 बच्चा नहीं न जोन सिखाए चले हो। यह ग्रामीण युवक से कहता है। अगला कथन है, ई गरम खून है बचवा, ई गरम खून है बचवा, चहकाया रहा है, जो बड़ा बन के आया वह बड़ा बन के रहेगा। यह दूसरा ग्रामीण युवक से कहता है। ए बेटा एक ही खेत में न सब धान एक सा होता है, न एक बाली में एक न एक बाली में सब दाना एक सा। यह एक ग्रामीण युवक से कहता है, यानी एक ही खेत में सभी प्रकार का अनाज नहीं हो सकता और एक ही अनाज के बाली में सभी प्रकार के दाने नहीं एक ही प्रकार के दाने नहीं हो सकते, कुछ उसमें अंतर रहता है। यहाँ पर अगला है, धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोंदा लोंदा चाक पर है झूमता, नेकी सच्चाई शराफत धर के सब कुछ ताक पर, थोटे नटके भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। एक एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आस, आश्रम आश्रम खुल गए आदमी के बाद। यह नट गाता है। अगला कथन देखते हैं।
मैं बकरीवाद पर भाषण देने मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ। बकरीवाद का प्रचार करूँगा, यह सत्यवीर धर्म कर्मवीर से कहता है। मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का मैं प्रचार करूँगा, यह जो है यह सत्यवीर कर्मवीर से कहता है। शाबाश, बहुत बहुत अच्छा विचार है। बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है, यह दुर्जन सिंह सत्यवीर से कहता है। अभी यहाँ पर आगे देखते हैं, नट नट गायन कहता है, नट नट जो है वह गायन कर रहा है। हर ऐश करा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर खा हर खाता भर हर खाता भरा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी यह गांधी की बकरी, बैतरनी तरा जाएगी यह गांधी की बकरी। यह नट गायन कर रहा है, गा रहा है। अगला है देखो, जिसकी आवाज़ होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती है, यानी जिसकी आवाज़ है वह अकेला हो या भीड़ में हो फिर भी उसकी आवाज़ निकलती है, ये युवक कर्मवीर से कहता है। अगला कथन है, जानता हूँ आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाए, मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा, यह युवक कर्मवीर से कहता है। यानी बकरी के नाम पर जनता को बकरी बना रहे हैं। मसाला हर ज़माना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता है। अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा, समाजवादी मसाला। जिस मसाले को बकरी ने खा लिया वह तो बकरी के खून में गया। बकरी के खून से हमें क्या मतलब? फिर तुम तो जानते हो लोग अहिंसावादी है, खून से दूर भागते, यह दुर्जन सिंह कहता है। अगला कथन है, अब भी कुछ समझे आप लोग आप लोगों ने बकरी को देवी माना। बाढ़ में सारा गांव बह जाने पर आश्रम को नहीं डूबने दिया। गांव की जमीन खोद खोद कर आश्रम की जमीन ऊंची करते रहे। सूखा पड़ा, खुद भूखे रहे। घर का अनाज आश्रम को दे आए। आश्रम में दावतें उड़ती रही, खुद भूखे मरते रहे। फिर उन्हीं लुटेरों को कंधों पर बिठाकर देश की बागडोर थमा आए। अब भी कुछ समझे आप लोग, यह युवक ग्रामीणों को समझा रहा है, गांव वालों को बता रहा है, समझा रहा है। आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात है। यह धरती एक चारागाह है, जिसकी घास जितना ही रोंदे उतना ही पनपती है। चौपाया अपने जबड़े से घास नहीं कुतरता। दांत दांत होते ही दांत दांत होते ही इसलिए है कि काटते चबाते समय गिना न जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे हैं, इसलिए खुशियों की कमी नहीं, खाने के सामान की भी कमी नहीं है। कभी कभी कमी हो जाती है, घास सूख जाती है। यह चारागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें करनी है। शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारा है और रहेगा। तालियां उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वे बकरी के ही क्यों न हो। तालियां दो ही नियम हैं, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चरागाह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस जनता इस चारागाह के नाम पर, यह धर्मवीर ग्रामीणों से कह रहा है। और यहाँ पर जो है फिर से एक गायन है यहाँ पर। गायन क्या है देखेंगे। बकरी हमको बना दिया, ये युवक गा रहा है। बकरी हमको बना दिया, बकरी की मेमे ने सब कुछ सहना सिखा दिया। बकरी की मेमे ने छोटी से छोटी रस्सी से भी हर कूटे के साथ बंधकर रहना सिखला दिया। बकरी की मेमे ने हर ढोल बज रहे हैं हमारी खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया बकरी की मेमे ने। तो यहाँ पर जो है बकरी नाटक का जो भी कथन है वह हमने देखे। और यहाँ से जो है शंकर शेष का नाटक जो है, एक और द्रोणाचार्य जो पुरानी और नई पीढ़ी का ये है। शंकर शेष नाटक है, एक और द्रोणाचार्य जो 1977 में प्रकाशित होता है। यह दो भागों में विभाजित, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध।
नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था पर भ्रष्टाचार को रेखांकित करता है। मैं तो कहता हूँ जो एक और द्रोणाचार्य नाटक है शिक्षा शास्त्र में, संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में आज भी यह नाटक प्रासंगिक है। तो हम जो है शंकर शेष का जो नाटक है एक और द्रोणाचार्य, यह हम बाद में देखेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।